अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना था कि साबिक चीफ जज का बयान हलफी नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज हुआ। मरीम नवाज के केस से पहले बयान हलफी सामने लाया गया और मौजूदा मुहिम वज़ीर आज़म का कहना था कि वो अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश है। जजेस को दबाव में लाकर मनपसंद फैसले लेने की नून लीग की तारीख सबके सामने है। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि शरीफ फैमिली खुद को बचाने की और हम अवाम को बचाने की, अवाम के हक की जंग लड़ रहे हैं। हमें इस माफिया का मुकाबला करना है। लेकिन आपको बताते हैं कि राना शमीम पहले भी ये बता चुके हैं कि हलफनामा नोटराइज करवाते वक्त वो अकेले थे, गाँव में नहीं थे। यही बयान कल अदालत में भी उन्होंने दिया कि करीबी अजीजों की वफात के बाद उन्होंने यादाश्त का किस्सा नोटराइज करवाने का सोचा। इस बयान के बाद भी जो राना शमीम की जानिब से दिया गया है, क्या वज़ीर आज़म का इस किस्म का बयान देना दुरुस्त है? सवाल पहला इस तरह से रखेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली माफिया है, अपनी बका की जंग लड़ रही है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वज़रा और तर्जुमानों की जानिब से भी ऐसे बयान दिए जाते हैं। और उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने कि मौजूदा मुहिम अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश है। तो क्या वज़ीर आज़म का बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है आपके पास। पैनल पे आज हमें ज्वाइन करेंगे अतर काज़मी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, आपसे आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक चीज़ ज़रूर कॉमन है कि अगर अपने हक में फैसला आ जाए तो हक की फतह हुई है, सच की फतह हुई है। फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक ना आए तो ऐसे बयान दे देना कि दबाव में आकर फैसला दिया गया, मुहिम शुरू की गई कि अदलिया जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदलिया वो दबाव में आकर फैसले दे। ये चीज़ तो कॉमन है। ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि अपने एक सियासी बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए, उसको तक़वियत देने के लिए आप इस तरह के जो है फैसलों को वो आप अपने सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि वज़ीर ख़ारिजा ने आज कहा कि सब दावेदार हैं कि अदलिया की आज़ादी के, अदलिया के पुरवकार होने के, लेकिन हम कहते क्या हैं, करते क्या हैं। तो ऐसे में सारे मामले पर वज़ीर आज़म का ये बयान देना दुरुस्त है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जब वज़ीर आज़म साहब कल तर्जमानों का जो है इजलास कर रहे थे तो ऐन उस वक्त लाहौर के ऊपर नागहानी टूटी हुई थी और हमने कल डिस्कस भी किया। और वो लाहौर के अंदर बम धमाका हुआ था। अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा था कि उसमें कैजुअल्टीज कितनी है और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। तो मुझे ये इस पर मरीम नवाज ने तनकीद की थी। मैं तो अपनी अभी बात कर रहा हूँ कि आया इस पे तंजिया कोई तबसरा किया जाए कि वहां पे वो ये सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि मुस्लिम नून को हमने कैसे हैंडल करना है। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि ये इनका एक कामयाब तरीका वारदात बन चुका है हुकूमत का, और खसूसन जब से इक़्तिदार में आई है ये इनका आज़मूदा फार्मूला है कि मीडिया के टाइम को आप ऑक्यूपाइड रखें। अच्छा, उसके अंदर अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरिट पे है या नहीं है। हमेशा जब कोई इनको अपना कोई प्रॉब्लम होता है या मसाइल होते हैं तो ये कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं कि ये मुस्लिम के 4 बंदे जो हैं वो अपनी पार्टी के हेड से बगावत कर रहे हैं। फिर मीडिया जो है वो चूंकि हमारा ऑर्केस्ट्रेटेड होता है और बड़ा एक तो उसके मुताबिक मीडिया काम करता है। फिर दूसरी बात यह है कि मैं ये अस्यूम करता हूँ कि जी फर्ज क्या, ये बात मैं कहता हूँ कि जी एक अस्यूम कर लें और हुकूमत ये कह ले कि जी वो जज राना शमीम साहब जो हैं उन्होंने बयान हल्फी जो है नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में नहीं लिखाया। और अव्वल तो अभी इस अजम्पशन पे है ना, मैं कहता हूँ कि चलो मान लें कि अगर ना लिखाया होता तो कौल उनके कि उन्होंने लिखाया है, अगर ना लिखा है तो क्या वो फिर मान लेते हैं वो बात कह रहे हैं? असल क्राइसिस ये है ही नहीं जो कह रहे हैं। ये मसला है ही नहीं कि नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में लिखा गया नहीं लिखा गया। ये बात इसलिए की जा रही है कि जो असल जो केस का जो मेरिट है, अरशद मलिक जो जज था, अब उसके बारे में आपने देखा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। फाइनली हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ डिसीजन दिया, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। किस बात पे? उसने एक obnoxious वीडियो जो कि उसने कहा कि मुझे दिखा के ब्लैकमेल की गई, जो 2005 में बनी थी। और कब नवाज शरीफ साहब ने इसको कब एक्सपोज किया? मरी नवाज साहब ने जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, यानी कि अरशद मलिक जो है वो जब बयान दे रहा है तो जेल में थे। अब उसके उस बयान को ना कोई अदालत लेने पर तैयार है मुस्लिम नून ने या नवाज शरीफ के वकीलों ने। अभी तो इन किसी को भी अपने किसी केस का हिस्सा नहीं बनाया, उन्होंने हिस्सा बनाया है तो जी शौकत सिद्दीकी साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि वो जो उनका अपना सुप्रीम कोर्ट का बयान है जिसमें कहा गया कि मुझे कोर्सिव तरीके से या मुझे अप्रोच किया गया
एक जज हाईकोर्ट का कह रहा है, तो उसके अंदर चुनाचे हुकूमत का जो ये भोंगा ढोंडा है कि आप कम से कम अगर चलो मान ही ले तो केस की मेरिट देख ले भाई। हर चीज जो हर दूसरे तीसरे दिन क्या साकिब साहब के ऊपर ही सब कुछ निकल रहा है। ये अरशद मलिक साहब के साथ जो वीडियोज आए हैं उनके अंदर जो अगली किस्त है उसके अंदर शायद साकिब साहब का नाम वहां भी मौजूद हो। वहां पे नूरानी साहब की रिपोर्ट जब अमेरिका से आती है आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, ऑर्डर हो गया, ऑप्शन आपने नहीं कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि जब आपने खुद जो फरमाया उसी को आप दोहरा दें कि जब वो जज कह रहा है कि ये मैं बयान हल्फी है और ये मैं कह रहा हूं, तो उसको उसी को डिस्कस कर लेंगे। चलो आप उसे ये तो पूछे तुम इसको झूठा साबित करो या हम तुम्हें झूठा साबित करेंगे। ये बात कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कही कि रेलेवेंट बात यह है कि बयान हलफी में कहा क्या गया है और राना शमीम साहब अभी तक अपने उस बयान हलफी पर कायम हैं। अतर साहब आपकी तरफ आएंगे। ये हुकूमत की जानिब से आज शहजाद अकबर साहब ने भी कहा और कहा जा रहा है मुतादिद बार, वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ के कहने पर ये बयान हलफी जो है ये नोटराइज करवाया गया, इस पर साइन किए गए। अगर आप ऐसा एक बयानिया बना रहे हैं, आपके पास एविडेंस भी है, तो कोर्ट है ना, कोर्ट में ले जाएं, बजाय इसके कि आप कोर्ट के बाहर एक सियासी बयानिया बनाते रहें। आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते अपने एविडेंस को लेकर? देखिए, राना शमीम साहब के हवाले से तो वैसे ही कोर्ट के अंदर इसको केस चल रहा है। अब ये जो एफिडेविट है इसके हवाले से कुछ चीजें ऐसी हैं, अब वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं। राना शमीम साहब ने जाके अपना एफिडेविट कहां पे लिखा, किस जगह पे नोटराइज करवाया, वो वहां से नोटराइज कराया जहां से शरीफ फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज होते हैं। लंदन पूरे में उनको और कोई जगह नहीं मिली। इस चीज से कतई नजर के वो ऑफिस में हुआ या नहीं हुआ। अब राना शमीम की यहाँ पे बात हो रही है, हम कंफ्यूज करते हैं कुछ लोग और खुसूसन नून लीग वाले ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये राना शमीम नहीं, ये राना भगवान दास हैं। भाई ये राना शमीम खुद कौन है? ये बिगेस्ट बेनिफिशरी हैं मियां साहब की हुकूमत के। खुद ही हमने इस मीडिया के अंदर स्टोरीज छापी थी कि इनको किस तरह चीफ जज लगाया गया, इनकी तनख्वाह कितनी थी, इनको गाड़ी के लिए कितने पैसे दिए गए। ये रुकन थे मुस्लिम लीग नून की वकला के सिंध के। तो ये कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल ना हो। अब दूसरी बात यह है कि वो वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि दबाव डालने की कोशिश हो रही है, तो यकीनन दबाव डालने की तो कोशिश हो रही है। अगर इस वक्त जिस तरह के केसेस चल रहे हैं और जो ही एक मुबैना टेप आई थी पहले, उससे पहले साकिब निसार साहब की, और फिर जब ये एफिडेविट आया तो ये बयानिया अपनाया गया कि जी केस खत्म कर दें, केसों की अब बिल्कुल समाअत भी नहीं होनी चाहिए, अदलिया खुद नोटिस ले, और अपने हम सबूत देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो भाई ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। कहां पे हुआ है? हमने तो नहीं, न्याज़ी साहब जी, ये कब हुआ है कि उन्होंने कहा हमारे केस खत्म कर दिया इस बिहाफ पे? मुस्लिम लीग ने अदालत में कब कहा है? अदालत में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अदलिया खुद इसका नोटिस ले, केसेस को असरे नो देखे। अब ये जो सबूत सामने आए हैं, इखबारी बयान जी जी, तो उन्होंने ये बयान दिया, मरियम बीबी ने खुद इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इसमें तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जी वो उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरा जो वज़ीर आज़म साहब का ये बयान है कि नून लीग या शरीफ खानदान कोई माफिया है। देखिए, जो हमारे मुल्क में जमहूरियत के साथ जमहूरी सियासी जमातों ने किया ना, उसके ऊपर जिस तरह यूनानी परेशान है ना, ये हुकूमत जो माफिया के साथ कर रही है, वो सिसिलियन माफिया भी परेशान होगा कि पाकिस्तान में मांगने वालों से लेके शुगर तक जिसका भी नाम ले, ये हुकूमत कहती है कि वो माफिया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। भाई आप हुकूमत हैं, आप हमें ये मत बताएं कि वो माफिया हैं। आप अदालतों में केस लेके जाएं और केस लड़ें। तो वज़ीर आज़म का ये बयान देना फिर आपके ख्याल में दुरुस्त है? जहां तक दबाव डालने का ताल्लुक है, बिल्कुल दुरुस्त है। नून लीग अदलिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये मैं एक अर्ज करूं, देखे ना, आपकी तरफ जी न्याज़ी साहब, फर्ज किया कोई बंदा दबाव डालता है या खोज में लगाता है, एक बंदे को आपने सजा दी हुई है, उसके क्या मारूजात है। मसलन अजमत सईद साहब अगर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं और ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कर रहे हैं और शौक खानम के बोर्ड के ऊपर है, तो मैं उसको इस वजह डिसमिस नहीं किया कि उन्होंने जो डिसीजन किया। मेरी और रीजन है कि वो क्यों उनके डिसीजन के ऊपर मुझे एतराज है। इसलिए नहीं है कि वो शौक खानम के बोर्ड के ऊपर है अजमत सईद साहब और वो फैसले दे रहे हैं। देखिए, हम 2+2 कर रहे हैं कि फर्ज किया मैं मान लूं कि जी दबाव डाल रहे हैं, या मैं इस खोज में हूं कि मुझे गलत सजा दे दी जाती है, और मैं उसको कहता हूं कि कोई बंदा मुझे मिल जाए जो मुझे बता दे कि कहां ये साजिश हुई है, तो ये मेरा हक है। मैं विक्टिम मैं हुआ हूं, बाकी तो 22 करोड़ लोग या जो तहरीक इंसाफ वाले विक्टिम नहीं है। तो ये अगले से हक छीनना कि अगर फर्द को दबाव दे रहे हैं या
वो हकायक पैदा कर रहे हैं, ये उसका बयान हल्फी ले रहे हैं। वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं अल्लाह मियाँ को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मुझे कुरान कहता है कि अगर आपने उसको झूठा साबित करना है तो सागर के साथ मुझे कुरान कहता है, और मैं बड़ी उससे तसल्ली से कह रहा हूँ कि सागर के साथ आके यही बयान हल्फी दे दे कि उसके बाद वो जो है डिसीजन जो अल्लाह पे छोड़ दो। तो वो कहते हैं मैं हल्फन कहता हूँ कि झूठ बोल रहा है। इसका तो जवाब ये बनता है, ये कहना जी कि ये नवाज शरीफ के दफ्तर वाले क्योंकि वहां से कराते रहे हैं, तो इसलिए भाई आप एक बंदे ने कहा है कि ऑडियो हो गया, मान गया, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे मैं झूठा किया है। वो क्या कह रहा ना शमी, मैं कह रहा हूँ कि इसको तो तय करें वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। इसका ये क्राइटेरिया है कि इसने कौन सी जगह से कौन से बाजार से बेनज़ीर की तरफ लेके चलते हैं। बेनज़ीर, कल राना सनाउल्लाह की जानिब से भी ये कहा गया कि रेलिवेंट बात ये है कि बयान हलफी में कहा क्या गया है और राना शमीम अपने बयान हलफी पर कायम हैं, और हम देखते हैं कि आपके ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, आपके हक में फैसला आ जाए तो आप कहते हैं उसको वेलकम करते हैं, आपकी मर्जी का फैसला ना आए तो आप अपने सियासी बयानिए को एक कोर्ट के बाहर बनाने के लिए उन्हीं फैसलों के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म साहब का ये कहना दुरुस्त है कि एक मुहिम के तहत अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है? सारा, पहले तो इस हुकूमत ने अपना पूरा वक्त, अपनी पूरी कुव्वत इस ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकाम लेने में लगा दी, पूरा वक्त पिछले 3 साल। अच्छा, थोड़ा सा लॉजिकली चलते हैं क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स की बात हो रही थी, तो फैक्ट्स पे ही बात करते हैं। ये वज़ीर आज़म इजलास में कहते हैं कि जो राना शमीम है उन्होंने नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में अपना एफिडेविट नोटराइज करवाया। अच्छा, ये खबर आई कहाँ से? ये खबर आती है पिछले महीने एक अखबार में, एक निजी अखबार है, उसमें ये खबर छपती है और वो अखबार ये क्लेम करता है कि जो चार्ल्स गर्थरी हैं जिन्होंने नोटराइज किया ये एफिडेविट, उन्होंने उस अखबार को बताया कि उस वक्त वो राना शमीम जो थे वो नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में, हसन नवाज के दफ्तर में जो मार्बल आर्च में है, वहाँ पे वो मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने एफिडेविट साइन किया और उस वक्त नवाज शरीफ भी कमरे में मौजूद थे जब एफिडेविट साइन हो रहा था। ये खबर आती है, उसके बाद फवाद चौधरी साहब इस खबर को ट्वीट करते हैं और कहते हैं ये देखें जी, ये सिसिलियन माफिया है और ये कोर्ट पे दबाव डाल रही। दूसरे दिन मुर्तजा अली शाह जो जियो के रिपोर्टर हैं और बड़े रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर हैं, वो जाते हैं चार्ल्स गर्थरी के पास और उनसे पूछते हैं, ये राना शमीम की बात नहीं हो रही, ये चार्ल्स गर्थरी की बात हो रही है जिन्होंने ये नोटराइज किया है, उनसे पूछते हैं और वो कहते हैं मैंने सिवाय द न्यूज के और जियो के किसी और अखबार को अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। और वो ये भी कहते हैं कि जब मैंने ये एफिडेविट नोटराइज किया तो उस वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था। तो ये हो गई आपकी बात फैक्ट चेक, लेकिन फिर भी वजीर आजम ने इजलास में भी इसकी बात की, फवाद चौधरी ने इसके बारे में ट्वीट भी की। दूसरी बात सारा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपके पास या हुकूमत के पास कोई सबूत है कि राना शमीम जो थे उन्होंने दबाव में आके या उन्होंने नवाज शरीफ के कहने पे या नवाज शरीफ उस वक्त मौजूद थे जब ये एफिडेविट साइन हुआ, आपके सामने केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप जाएं, आप सबूत दें और आप साबित कर दें। लेकिन ये हुकूमत ऐसे नहीं करेगी क्योंकि ये मीडिया ट्रायल में यकीन रखती है, ट्रायल में यकीन नहीं रखती। मैं सिर्फ एक आखिरी चीज यहाँ पे सारा कहना चाहूंगी, क्योंकि ये मीडिया पे ये हुकूमत अक्सर इल्जाम लगाती है कि ये फेक खबरें फैलाते हैं, ये गलत खबरें फैलाते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि गलत खबरें जो है वो हुकूमत की तरफ से आती हैं, उनके ओहदेदारों, उनके वुज़रा की तरफ से आती हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी अभी मिसाल दूं कि अभी 2 दिन से एक बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं आसमा शराजी साहिबा, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है। वुज़रा ट्वीट कर रहे हैं, ओहदेदार ट्वीट करें, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हो रही है और कुछ ऐसी ट्वीट्स हैं जो आप पढ़ भी नहीं सकते। लेकिन और वो चीज सारा मुहिम किस चीज पे चल रही है? एक गलत खबर, एक मिस रिपोर्टिंग। और यहाँ पे भी राना शमीम के केस में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी मिस रिपोर्टिंग, बहुत सी गलत खबरें हुकूमत की तरफ से आ रही हैं जो ऑन द रिकॉर्ड करेक्ट नहीं हो रही। सारा इसमें मैं छोटी सी एक चीज ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास टाइम की कमी है जी अतर जी। जो खबर छपी थी अखबार के अंदर, उसमें कभी ये दावा नहीं किया गया कि उसने हमें इंटरव्यू दिया, बल्कि वो एक एक्सपोजे था।
उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग की गई थी और अब वो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई है। जिस सहाफी ने वो खबर दी है लंदन के अंदर वो मौजूद है। शरीफ खानदान यहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा भी कर सकता है, चार्ल्स गथरी भी उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। कोई डिनाइल उनकी जानिब से अभी तक नहीं आया। अच्छा, नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि चार्ल्स गथरी ने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही कि नवाज शरीफ उस वक्त मौजूद थे जब ये एफिडेविट साइन हुआ। ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मुर्तजा अली शाह की जियो पे भी पड़ी हुई है, द न्यूज पे भी पड़ी हुई है, आप जाके वो पढ़ सकते हैं। और ये बात उन्होंने ऑफिस की बात हो रही है कि मियां साहब के ऑफिस में हुआ, वो उनकी जो ऑडियो तो उसने डिनाई नहीं किया, तो वो तो उसने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने नवाज शरीफ के ऑफिस का कहा ना कि सर नवाज शरीफ के ऑफिस में तो मैं तो कर दिया होगा। अब वो जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उनका मौजूद होना जरूरी नहीं है किसी और शख्स का। ये रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट यही बताई है, ये मुर्तजा शाह साहब ने ही बताई है। जी बिल्कुल, नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब ने अपने सर पे खड़ा होकर साइन करवाया, लेकिन उनके ऑफिस में साइन हुआ और उन्हीं के ये तो है नहीं ना कि ये आप जो है फलां मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं और ये साइन फलां जगह हो सकता है। उसकी तो जगह नहीं, उसको ये है कि जी पब्लिक जो है ऑथराइज्ड है। सैकड़ों नोटरी पब्लिक होंगे अगर, और ठीक है वज़ीर आज़म सही बोल रहे हो, ये खबर सही छपी हो सकता है ऐसा कोई एक्सपोजे हो, तो आप जाएं अदालत में जाके जमा करा दें। मज़हर साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, मज़हर साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मज़हर साहब की तरफ चलते हैं। मज़हर साहब, बेनज़ीर ने भी अभी कहा है कि बातों को स्पिन करने का हुनर है। जी नियाज़ी साहब, सारा यही सहाफी थे जिन्होंने ब्रॉडशीट के ऊपर उसका पूरा इंटरव्यू छापा था कोवे का, और कोवे ने बाद में उसको कितना एक्सपोज किया था और कहां पे उस इंटरव्यू में ये बताया गया था खबर बना के इमरान साहब की तरफ से कि ये इंटरव्यू जो है बेसिकली उसे ये इंडाइटमेंट है नवाज शरीफ के फ्लैट्स के ऊपर। और फिर क्या हुआ, अब उधर कोई नहीं आएगा कि ब्रॉडशीट अपना कैसे कितना बड़ा स्कैंडल हुआ, और जो झूठ बोलेगा उस इंटरव्यू के अंदर या जो आगे पाकिस्तान में इमरान ने बताया था और वो जो गलत साबित हुए उस पर कोई पॉलिसी, इनकी ये तो साख है इंसाफियों की। मैं अपने सवाल की तरफ जरा वापस आऊं, मज़हर साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। मज़हर साहब, बेनज़ीर ने भी कहा जैसे कि एक ये हुकूमत को बड़ा अच्छा एक हुनर आता है कि बातों को किस तरह से स्पिन करके अपने हक में आपने लेकर जाना है, मीडिया ट्रायल करना है। और जिस तरह से मैंने पहले आगाज में कहा कि ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि अपने हक में फैसला आ जाए तो आप अदालत के वकार की, हक की फतह की, सच की फतह की बात करते हैं। आपकी मर्जी का फैसला ना आए तो आपका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है एकदम से। वज़ीर ख़ारिजा का ये कहना कि अदलिया के वकार के दावेदार हम सभी हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म को ऐसा बयान देना चाहिए इस स्टेज पर? उनका बनता है ये बयान देना? देखिए, पहली चीज तो ये कि फॉर या अगेंस्ट कोर्ट में अगर कोई पेंडिंग केस हो तो उस पर कॉमेंट हो ही नहीं सकता, और कॉमेंट होना ही नहीं चाहिए, चाहे आप उस हेयरिंग के हक में बात कर रहे हो या उसके खिलाफ बात कर रहे हो, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता ना कि आगे केस किस तरह चलेगा। तो इस स्टेज पे मैं कोई ओपिनियन कैसे फॉर्म कर सकता हूं। लेकिन एक चीज तो तय है ना कि एक तो वैसे ही कमेंट नहीं करना चाहिए, और फिर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बिल्कुल भी किसी एक केस के ऐसे हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि यहाँ हियरिंग ख़त्म होती है, यहाँ बाहर आके वकील बात करें तो एक बात होती है, लेकिन जब पॉलिटिकल लीडर्स बात करते हैं आके तो उसके बिल्कुल दूसरा कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। तो हम इस मामले में बहुत बदएहतियाती करते हैं। अब राना शमीम का जहां तक केस है, सवाल यह है कि राना शमीम क्या ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग उन्होंने ये एफिडेविट जमा कराया? अगर नहीं तो फिर उन्होंने नवाज शरीफ के या हुसैन नवाज के ऑफिस में जाके क्यों कराया? क्योंकि वो तो एक इंडिपेंडेंट अपने आप को कह रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंट माइंड के आदमी हैं। वो एक ये कह रहे हैं कि जी मैंने ये हल्फनामा दिया है, तो वो मुस्लिम लीग के बिहाफ पे तो वहां नहीं हो रहे। तो अगर मुस्लिम लीग के बिहाफ पे नहीं हो रहे तो फिर मुस्लिम लीग के किसी लीडर के ऑफिस या घर में जाके कैसे कर सकते हैं? वो उधर कैसे बुला के दस्तखत कर सकते हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग तो अभी तक इस केस को ओन ही नहीं कर रही, यानी राना शमीम वाले मैटर को ओन नहीं कर रही। लेकिन दस्तखत अगर उधर होने की तस्दीक होती है तो फिर राना शमीम को यह भी जवाब देना होगा कि आपने कहीं और जाके क्यों नहीं दस्तखत किए, उस नोटरी पब्लिक के ऑफिस में जाके क्यों नहीं दस्तखत किए, आपने हसन नवाज, हुसैन नवाज या नवाज शरीफ के दफ्तर में जाके क्यों दस्तखत करवाए, उधर क्यों बुलवाया और उधर दस्तखत करवाए? तो यहां जो बर्डन ऑफ ट्रूथ है
जो उनका हल्फनामा है और जो वो ये बात कह रहे हैं, वो दोनों चीजें राना शमीम को प्रूफ करनी है, क्योंकि हल्फनामे में आपको बताना पड़ेगा कि आप ये जो बात कर रहे हैं इसके लिए आपके पास सबूत क्या हैं। साकिब निसार साहब को बिल्कुल बुलाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें बिल्कुल बुलाना चाहिए, उनका बयान हल्फी भी लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले राना शमीम को जिस तरह कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें मौका मिलेगा, उन पे जो चार्ज फ्रेम हुआ है उन्हें मौका मिलेगा, तो राना शमीम साहब, मुझे नहीं पता कि उनके पास इस बयान के अलावा, इस बयान हल्फी के अलावा और क्या सबूत है इस चीज को प्रूव करने का। आपके ख्याल में भी आप भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। सवाल हमने ये रखा था कि मौजूदा मुहिम अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, तो क्या ये बयान उनका दुरुस्त है या नहीं है, उन्हें बयान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अतर साहब ने कहा है कि हाँ का ऑप्शन लिया है, बाकी जो हमारे तज्जियाकार हैं उन्होंने नहीं का ऑप्शन लिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और सवाल के साथ। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान तब्दीली चाहते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि 5-6 माह में हालात बेहतर करेंगे और अगर तब तक हालात बेहतर नहीं होते तो फिर फैसला करना अवाम का हक है। शाहिद खाकान अब्बासी की बात कि इमरान खान के सर पर हाथ है, सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, इदारे हमारी पॉलिसीज़ के साथ हैं, मुंतखब हुकूमत के साथ होंगे वो। तहम उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है कि इमरान खान के सर पर हाथ वाली बात की वो तरदीद कर दें, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा। तो अवाम का हाथ किस पर है? सवाल उनसे बेसिकली ये किया गया कि ठीक है वो मखसूस हाथ हुकूमत के सर पर रहता है, ऑपोजिशन की गर्दन पर रहता है, लेकिन इस कारकर्दगी के साथ अगर आप अवाम से वोट मांगने जाएंगे तो अवाम का हाथ कहाँ पर होगा? इसका जवाब उन्होंने कहा कि नहीं दे सकता, ये अप्रैल में दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दें। लेकिन शेख रशीद के तब्दीली वाले बयान की अगर बात की जाए तो कोशिश करने के बावजूद इमरान खान साहब तब्दीली ला क्यों नहीं पा रहे, ये हम अपने तज्जियाकारों से जरा समझने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से रखेंगे कि शेख रशीद का ये कहना कि मुझे इमरान खान के सर पर हाथ रखने वाली बात की तरदीद करने के लिए कहा गया, मैं कर नहीं रहा, लेकिन और वज़ीर आज़म तब्दीली चाहते जरूर हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। 5-6 माह में हालात बेहतर ना कर सके तो फैसला करना अवाम का हक है। इमरान खान तब्दीली क्यों नहीं ला पा रहे? ओपन ऑप्शन है आपके पास। अतर साहब आपकी तरफ आते हैं। चौथे साल में हुकूमत और वज़ीर दाखिला जो कि मखसूस हलकों के भी बड़े करीब समझे जाते हैं और फिर कहते हैं मैं इमरान खान के साथ आया उसके साथ ही जाऊंगा, ये कहना कि वो तब्दीली लाना चाहते हैं वो ला नहीं पा रहे, चौथे साल में ये हुकूमत है, ये नाकामी का एतराफ है। देखिए, जहां तक तब्दीली लाने का ताल्लुक है कि खान साहब पहले भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसका जिक्र कर चुके हैं कि जितनी तेजी से वो चीजों को बदलना चाहते हैं, ये निजाम के अंदर इस तरह की रुकावटें हैं वो उनको करने नहीं देते। अब इससे उनकी क्या मुराद है? क्या वो ये समझते हैं कि कोई कुव्वत उनको रोक रही है या ओवरऑल जो सिस्टम ऐसा है वो उनको तब्दीली नहीं लाने देता? जहां तक उनके सर के ऊपर हाथ का ताल्लुक है, देखिए ऑपोजिशन का मसला ये रहा है कि ऑपोजिशन पहले दिन से खुफिया हाथ को ढूंढ रही है और इमरान खान साहब के सर के ऊपर जो हाथ है उसको ढूंढने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसको मसाइल का सामने। अगर वो अपनी सियासत के ऊपर कंसंट्रेट करें तो वो खान साहब के लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी ख्वाहिश ये है कि हमारे सर के ऊपर कोई हाथ रखा जाए। तो इसी वजह से वो इस हाथ का बार बार जिक्र करते हैं। अब ये हाथ खान साहब के सर के ऊपर है या नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन की ये ख्वाहिश है कि ये हाथ हमारे सरों के ऊपर आए। अब जहां तक खान साहब की फैसला आने वाले दिनों में होगा, अब देखिए 3.5 साल के बाद अगर हुकूमत ये कहे कि हमें इस निजाम में कुछ समझ नहीं आ रहा और हम तब्दीली नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब नहीं होगी। 3.5 साल से आप क्या कर रहे थे? या तो आप पहले दिन ही बता देते या 1 साल के बाद बता देते कि ये निजाम काबिल नहीं है कि हम यहाँ पे अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ कर सकते। ये बात अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी एक और जो चीज है कि हम सियासत पे बात करते हैं, हम अपनी जमहूरियत पे बात करते हैं, कभी कभी हमें इस निजाम के ऊपर भी बात करनी चाहिए। अगर खान साहब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे, लेकिन इस निजाम के अंदर क्या आम आवाम को पिछले 70-72 सालों में क्या फायदा हुआ है? और क्या आम आवाम को कोई इंसाफ अच्छा मिल रहा है, सेहत अच्छी मिल रही है, रोजगार, तालीम, क्या चीज मिली है इस निजाम के अंदर? और ये निजाम इतना सेक्रेट क्यों है कि इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते? और जब माजी में किसी की करप्शन या नारी कर, तो यहाँ पे 30 साल मार्शाल्लाह रहा और अब उसी 30 साल की मिसाल कही जाती है कि जी वो तो सदारती निजाम था।
तो इस निज़ाम के ऊपर भी बात होनी चाहिए। और हो सकता है कि खान साहब भी शायद इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इस निज़ाम के अंदर मैं डिलीवर नहीं कर सकता। और ये सिर्फ खान साहब की बात नहीं है, यहाँ पे फौजी जर्नैल भी आए, पीपल्स पार्टी भी आई, नून लीग भी आई, और किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। तो क्या इस निज़ाम के अंदर इनहेरिटली कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हमें देखना चाहिए पॉलिटिकल लाइन से हट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है न्याजी साहब, ये निजाम का मसला है तो इस निजाम में डिलीवर नहीं कर पा रहे इमरान खान साहब। जब हमें समझ ही ना हो कि हम क्या बात कर रहे हैं या किस किस्म की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये सारी चीजें आई, लेकिन हम ये नहीं बताया कि कोई निजाम भी आए थे या नहीं आए थे। अगर निजाम आए तो कौन से निजाम थे? आया वो सदारती निजाम थे, तो अब कौन सा फर्क आएगा? फिर इमरान खान साहब के पास तो ये इख्तियार नहीं है कि वो निजाम तब्दील कर सके। तो ये मेरे जो ऑनरेबल पार्टिसिपेंट है, ये मुझे बता दें कि ये किस तरह इमरान खान साहब जो निजाम को तब्दील करेंगे। नंबर 2 बात ये है सर, कि ये जनरल अयूब पे सदारती निजाम, एक जनरल के निजाम को अब सदारती निजाम, वो तो मार्शल्ला आया था, आप उसको सदारती मुझे बताया ना, वो मुझे बता, वो तो मैं आपकी जो उसमें मजीद नहीं डालूं। हम कल इसको तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि ये पार्लियामानी निजाम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ से दे के गए थे। ये उन्होंने दिया था जो बानियान पाकिस्तान है। इसलिए जरा हमें ख्याल से बात करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, या हमारी अगर अपनी जो सोच की उड़ान है उसको कहाँ तक हम उड़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है जी कि और उसमें ये सारे निजाम, अभी मैंने कहा है ना कि तब्दीली कैसे आएगी, 2/3 मेजॉरिटी लाएगी। इमरान खान साहब के पास दूसरी मेजॉरिटी नहीं है, फिर निजाम चलो। लेकिन बहस हमारी ये नहीं है, बहस ये है जी कि शेख रशीद साहब को शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि मेरा हाथ, फलाने का हाथ सर पे है, हमारे हाथ सर पे है। और वो फिर इस बात पे ये कहना कि जी मुझे कोई बंदा कहे कि सही तो मैं कायम हूँ, ये उन्होंने एक इदारे का मजाक उड़ाया, जबकि इदारे ने कई दफे डिनाई किया कि हमारा कोई हाथ नहीं है। इमरान खान साहब जो है, वो जो अंपायर की उंगली है वो उस वक्त आ गई थी जब हुकूमत जो है नवाज शरीफ की आए हुए चंद महीने हुए थे, तो अंपायर की उंगली लेके आ गए थे, जब कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके अंदर समझ नहीं आती थी कि वो क्यों अंपायर की उंगली लाई गई है। अब इन सारी चीजों में कि जो शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी हमारे ऊपर किसी का हाथ है, जो मैं कहता हूं कि किसी भी पार्लियामेंट में बैठे बंदे को जो कि एक आईनी हुकूमत का हिस्सा हो तो उसे शर्म आनी चाहिए। बाकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, इमरान खान साहब जो है वो इतने नाअहल थे कि ना उनको पहले पता था कि वो किस किस्म का काम करने जा रहे हैं। और इसके ये मैं बात जो है उसके साथ कहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास इसकी थोड़ी सी नाअहलियत का आपको समझ आता है कि फैक्टर है कि इतनी देर बाद भी तब्दीली ला नहीं पा रहे, आपको ये वजह समझ आती है। ठीक है, आपका जवाब आ गया। इस पर बेनज़ीर और मज़हर साहब का मौक़िफ़ शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान की हम बात कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब तब्दीली लाना चाहते हैं, वो ला नहीं पा रहे। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की कल रात आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम में। मज़हर साहब, ये जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि मुझे कहा गया है कि मैं अपने इस बयान की तरदीद कर दूं कि इमरान खान के सर पर हाथ वाली बात के बयान की, लेकिन मैं तरदीद कर नहीं पा रहा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? पहले तो शेख साहब ये बताएं कि तरदीद करने का कहा किसने है, तो ये कन्फ्यूजन है। दूसरी जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि इमरान खान तब्दीली क्यों नहीं ला रहे, उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। एक वजह यह कि इमरान खान ने बिल्कुल इख्तिदार में आने से पहले होमवर्क किया ही नहीं था और सबको ये कहा कि मेरा होमवर्क तैयार है। तो जब आपका होमवर्क नहीं होगा तो आप तब्दीली नहीं ला सकते। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि आपने एक मिसाल कायम की थी उस वक्त जब 2013 में PTI की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में की और बड़ा दावा किया था कि वहाँ आप तब्दीली ले आए, तो वहाँ कैसे इसी निज़ाम में एक सूबे में तब्दीली आ जाती है, बाकी जगह क्यों नहीं आती? तो इसका मतलब है फॉल्ट जो है वो निज़ाम में नहीं है। दूसरी बात, और अगर दूसरी बात मसलहतों का शिकार रहे इमरान खान, अगर वो पुलिस रिफॉर्म्स करना चाहते तो वो एक दिन में कर सकते थे। पुलिस रिफॉर्म एक ऑर्डर के जरिए पुलिस रिफॉर्म पंजाब में नाफिज कर सकते थे, लेकिन वो सियासी मसलहतों का शिकार रहे, इसलिए वो पुलिस रिफॉर्म नहीं कर सके। तीसरी वजह, वो अपने अंदर तजादात का शिकार रहे और आज तक हैं तजादात का शिकार। वो कहते कुछ हैं और होता कुछ है और करते कुछ हैं। वो कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन उसके बाद उनकी इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा हैं कि जिन पर करप्शन के सीरियस चार्जेस हैं। तो जब आप तजादात का शिकार होंगे, अहलियत का इशू है। नहीं सारा देखें, नहीं वो न्याजी साहब ने कहा होगा, मैंने ये बात नहीं की थी। मैंने तीन बुनियादी चीजें बता दी थी। ठीक है, बेनज़ीर आप क्या समझती? सारा, मेरे 2 सवाल हैं।
एक तो ये कि अगर आप 3 सालों में तब्दीली नहीं ला सके तो आप अगले 5 या 6 महीनों में क्या तब्दीली लेके आएंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है मेरा कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने या वजीर आजम के सामने रुकावट बन रहे हैं जिनकी वजह से तब्दीली नहीं आ सकती या वो जो चीज़ें वजीर आजम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते, तो उनका आप नाम बताएं, अवाम को बताएं कि वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से जो रुकावट बने हुए हैं, जिनकी वजह से पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, जिनकी वजह से सिविल सर्विस रिफॉर्म्स नहीं हुए, जिनकी वजह से FBI रिफॉर्म्स नहीं हुए, ये सारा जो एहतसाब का निज़ाम है ये बेहतर नहीं हुआ, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, या जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हुए, पूरी लंबी लिस्ट है। आप बताएं फिर लोगों को ये कौन है जिनकी वजह से ये रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। देखिए मेरे ख्याल से सारा बहुत सिंपल सी बात है, वजीर आजम अभी तक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मेरा नहीं ख्याल है कि वो मानना चाहते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर सके पिछले 3 सालों में, और इस वजह से उन्होंने ये पूरी एक फौज रखी हुई है तर्जुमानों की, जिनका काम ही ये है कि वो आके टीवी पे हमें ये बताएं कि सब कुछ तो ठीक है, कोई मसला तो है ही नहीं, सब कुछ तो सही चल रहा है। उस दिन हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तर्जुमान है, अच्छा वो जो तर्जुमान है उनके पास एक मिनिस्ट्री की तर्जुमानी नहीं है, वो 2 मिनिस्ट्री की तर्जुमानी करते हैं। वो उस दिन ट्विटर पे लिखते हैं 1 साल की जो है कीमत जो है वो कम हो गई है, तो कहाँ है महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। तो इस किस्म के मजाक किए जाते हैं हमारे साथ क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। देखिए अगर आप मानना चाहते हैं, आप मान गए हैं कि डिलीवरी आप नहीं कर सके, तो फिर आपके पास आईनी क्या ऑप्शन है? आपके पास आईनी ऑप्शन ये है कि आप फ्रेश इलेक्शंस बुलाएं और अवाम के पास दोबारा जाएं और अवाम को मैंडेट दें कि वो चूज कर सकें कि अगली हुकूमत किसकी बनेगी, और उस हुकूमत को फिर मौका दें कि वो चीजें कर सके जो आप नहीं कर सकते। अतर साहब आप क्या कहेंगे, जिस तरह हमारे बाकी तज्जियाकारों ने कहा है कि न्याजी साहब ने तो कहा कि अहलियत की कमी है, मजहर अब्बास साहब ने कहा कि होमवर्क कंप्लीट नहीं था, फिर कुछ मसलहतों का भी शिकार हो गई हुकूमत, और बेनज़ीर कह रही है कि अपने आप से गलतियां हुई तो गलती को ओन करें, पहला कदम तो बेहतरी की तरफ यही होगा। देखिए यकीनन हुकूमत की परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, लेकिन बहुत कुछ बेहतर भी हुआ। हम तो बिल्कुल ही डूम एंड ग्लूम की सिचुएशन पेश कर रहे हैं, हमसे मुराद है कि ओवरऑल जो अपोजिशन पेश करती है और मीडिया में दो चीजें साइटेशन कर दें, 2 चीजें बता भी दे अतर साहब। आज माशाल्लाह चलिए जी 2 चीजें बता दें अतर साहब। 2 चीजें नूरे बसीरत आप आम कर दें अपना, आज 2 चीजें बता दें। मैं आपके अर्ज करता हूं सर कि 2 चीजें मैं कर दे। तारीख की बुलंद तरीन हमारी एक्सपोर्ट्स हुई है, तारीख की हमारी बुलंद तरीन। आप जिस बंदे बात करते हैं ये एक्सपोर्टर है, ये क्या बुलंद तरीन क्या होती है कि आप जो है देखें, ये आपको ये लंबी बहस है कि आपके पास 7 साल बिजली नहीं थी और उसके बाद आपको बेसिक्स दी। देखो मैं आप बताऊं कितने इस हुकूमत के करप्शन के स्कैंडल्स बने हैं, मैं आपको गिनवा देता हूं अगर मुझे कहेंगे तो। मुझे माजी की किसी हुकूमत के जरदारी साहब मिला के करप्शन के इतने स्कैंडल बता दे, मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस फेलियर के जितने स्कैंडल्स हैं, जितने होम्योपैथिक किस्म के इन्होंने पंजाब के ऊपर चीफ मिनिस्टर लगे, जो अगर क्रेडिट भी दूं चीफ मिनिस्टर लगा केपी पे लगाया है कि पूरा इस वक्त जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोलैप्स की हुई है पंजाब के अंदर, मैं बैठ रहा हूं वहां पे आप जो है ना सर, मैं एक चीज इसमें से ऐड करना चाहूंगा कि आप खुद लाहौर में हैं, अब यहाँ पे कहा जाता है कि जी पंजाब में बहुत ज्यादा मिस गवर्नेंस हो रही है। ठीक है, आज की बहस को हम यहीं पे इस तरह से कंक्लूड करेंगे कि अगर 3 साल में तब्दीली का वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा, 3 साल में तब्दीली नहीं आ सकी, तो अगले 5-6 माह में तब्दीली कैसे आ जाएगी, ये सवाल हुकूमत को अपने आप से पूछना चाहिए। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।